So, hello everyone, and welcome to the lecture number 11th of CGL. Sorry, lecture number 11th of Netto for CGL Mains 2025. And before starting, I hope आप लोगों ने जो करंट अफेयर्स का शॉर्ट मिला था वो कर लिया होगा. एंड वन थिंग वाज मिसिंग जो था अपने से कुछ लोगों ने बोला था, दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू दी गवर्नमेंट जो स्कीम्स दी हुई हैं उसमें मिनिस्ट्री वाला पार्ट. तो वो जो टेलीग्राम है परमार एसएससी टेलीग्राम, जहाँ पे आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ भी मिलती है, तो वहीं पे वो डल जाएगा आपका. ठीक है, मतलब पूरा जितने भी स्कीम्स हैं वहाँ पे और उनकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा. बाकी सेक्शन वाइज जो क्विजेज हैं वो भी डलना शुरू हो चुकी हैं. एप्लीकेशन पे आप फ्री कंटेंट के सेक्शन में जाओगे तो जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है वहीं पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आई थिंक नाश्ता जो पीडीएफ मिलती थी उसके जो मॉक्स मिलते थे वहीं पे आपको मिल जाएगा. तो अभी साइंस एंड टेक का डल चुका है, तो बाकी एक एक करके वहाँ पे डलते जाएंगे, तो आप अटेम्प्ट करते रहिएगा उनको. ऑलराइट, और बाकी अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा. और बाकी एआई बेस्ड वीडियोस भी जो परमार वाले क्लिप्स वाला चैनल है वहाँ पे वो वीडियोस भी डलना शुरू हो चुके हैं. साइंस एंड टेक डल चुका है और नेक्स्ट जो है आपका वो भी जल्दी डल जाएगा. ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 11th. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: read the below statements marked as assertion and reason and mark the correct option. The One Nation One ration card ensures portability of food grains. It uses Aadhaar enabled biometric authentication. हिंदी में ये रहा आपका क्वेश्चन. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड खाद्यान्न की सहायता सुनिश्चित करता है. ये आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करता है. तो अगर हम बात करेंगे वन नेशन वन राशन कार्ड की, तो इसका जो मेन एम है दैट इज़ टू प्रोवाइड द नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड, है ना, ताकि आप कहीं पे भी जाओ और आप उस सेम राशन कार्ड से राशन ले सको अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013. ओके, सो इट यूजेज आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन. येस, तो बिल्कुल, क्योंकि आधार बेस्ड है तो आप कहीं पे भी जाके आप राशन ले सकते हो. सो इट इंश्योर्स दी पोर्टेबिलिटी. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा. अगेन आई थिंक बहुत आसान है. द वन नेशन वन राशन कार्ड इंश्योर्स पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन. बिकॉज लगाओ, बिकॉज इट यूजेस, तो आपको तुरंत वो एकदम इन सिंक समझ में आ जाएगा कि वो सिंक हो रहे हैं दोनों आपस में, तो फिर वो सही एक्सप्लेनेशन है. क्वेश्चन नंबर 2: व्हाट इज द की फैक्टर असेस्ड इन द ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2025? रैंकिंग रिलीज कौन करता है? ग्लोबल फायर पावर ही रिलीज़ करता है. और इसमें सिंपल सी बात है, मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात हो रही है, तो इकोनॉमिक, कल्चरल, डिफेंस, हेल्थ केयर में क्या होगा? कौन सा सही सिमिलर साउंड हो रहा है? मिलिट्री से डिफेंस साउंड हो रहा है. ऑप्शन नंबर सी. अब इसमें अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट रैंक पे रहा है कौन? यूएस. और इसमें इंडिया की जो रैंक रही है वो है 4th. ओके, थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडस्ट्रीज. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का सही वर्णन करता है? आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज. बताइए, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज को कौन सही से डिस्क्राइब करता है? तो कोऑपरेटिव सेक्टर की अगर बात करें, में ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी होता है, ऑपरेटेड सोलली फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, यानी कि इसको सिर्फ एक्सपोर्ट पर्पसेस के लिए ही ऑपरेट किया जाता है. सोल का मतलब हम कई बार ऐसे देख चुके हैं स्टेटमेंट जहाँ पे जो ये कीवर्ड होता है सोलली, सोलली का मतलब सिर्फ यही, केवल यही, वो स्टेटमेंट्स गलत होते हैं, है ना, क्योंकि एक्सट्रीम होते हैं. सिर्फ यही, ऑलवेज, नेवर, नन, ऑल, राइट. और जो जर्नलिस्टिक कीवर्ड होते हैं, मे बी, माइट बी, जो पॉसिबिलिटी दिखाते हैं वो आपके जनरली सही होते हैं. ओन बाय वर्कर्स और सप्लायर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. तो जो वर्कर और सप्लायर हैं वही ओन करते हैं और वही आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं. अब कोऑपरेटिव देख के हमें कौन सा अमेंडमेंट याद आना चाहिए? 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट याद आना चाहिए 2011 का, विच एडेड द पार्ट नंबर 9B एंड 243ZH से लेके ZT तक इसने क्या किए थे? आर्टिकल्स को ऐड किया था. साथ ही साथ 97th अमेंडमेंट इज ऑल्सो एडेड आर्टिकल नंबर 43B इन द DPSP एंड ऑल्सो आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 में अगर आप देखो तो जो हम पढ़ते हैं सामरो, ठीक है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड राइट ऑफ आर्म एसोसिएशन. तो एसोसिएशन में ही आप वहीं पे ऐड किया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हो. तो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में एक पर्टिकुलर सेक्शन को ऐड किया गया है इसी 97th अमेंडमेंट से. तो जहाँ भी कोऑपरेटिव वहाँ पे 97th अमेंडमेंट. व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज लॉन्च्ड इन 2024? 2024 में शुरू किए गए जलवायु सेवाओं के राष्ट्रीय ढांचे का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज: टू सेट एमिशन ट्रेडिंग टारगेट्स, टू रेगुलेट ग्राउंड वाटर क्वालिटी. ठीक है, अब साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्लाइमेट सर्विस की बात हो रही है, तो ग्राउंड वाटर की तो बात नहीं हो रही है. टू डिलीवर सेक्टर स्पेसिफिक क्लाइमेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड टू मैंडेट कार्बन ऑफसेटिंग इन द प्राइवेट सेक्टर. अब ना तो यहाँ कुछ प्राइवेट सेक्टर की बात है, ना फिर स्पेसिफिकली कुछ कार्बन ऑफसेटिंग की बात कर रही है. ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज, कौन सा ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी लग रहा है जो क्लाइमेट की बात कर रहा है? सी. अंधाधुंध तरीके से नहीं मार्क करना है, बट फिर भी
ये तो चला ही जाएगा। फिर अगर मुझे ACD में वो करना है, अगेन ACD ऐसा नहीं कि कुछ अतरंगी बात कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के क्लाइमेट की ही बात है। अगर हम एमिशन ट्रेडिंग टारगेट की बात कर रहे हैं, चाहे कार्बन ऑफसेटिंग की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की बात है। लेकिन अगर मुझे तीनों में चुनना है, क्योंकि अब ये भी तो क्लाइमेट की बात कर रहा है ना, ये तो साफ साफ उस कीवर्ड का भी यूज़ कर रहा है, तो मैं उसको चूज़ करूंगा। एक तो क्लाइमेट कीवर्ड का यूज़ कर रहा है, प्लस एक्सप्लेनेटरी ज़्यादा है इसलिए। फिफ्थ, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम ऑन इसरोज ह्यूमन रिलेटेड LVM-3? ठीक है, लॉन्च व्हीकल जो Mark 3 है रॉकेट, उसका प्राइमरी फंक्शन जो उसमें क्रू एस्केप सिस्टम है, उसका प्राइमरी फंक्शन आपसे पूछ रहा है। हिंदी में ये रहा, पढ़िए और आंसर करिए। अब साफ साफ हमें समझ में आ रहा है, होप आपने पढ़ लिया होगा। क्रू एस्केप कर रहा है, कोई भाग रहा है, राइट। टू गाइड द क्रू मॉड्यूल इनटू इट्स डिजाइनेटेड लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि क्रू मॉड्यूल को वहाँ पे जाके छोड़ देना लो अर्थ ऑर्बिट में। बिकॉज हमें पता है कि जो हमारा ये ह्यूमन स्पेस मिशन होने वाला है गगनयान, उसमें हम लो अर्थ ऑर्बिट यानी रफली 400 किलोमीटर की ऊंचाई पे 3 ह्यूमंस को भेजने वाले हैं। कब तक भेजने वाले कमेंट में बताइए। टू इजेक्ट द क्रू मॉड्यूल टू सेफ्टी ड्यूरिंग द लॉन्च इमरजेंसी, तो अगर कुछ लॉन्च के टाइम पे इमरजेंसी हुई तो तुरंत क्रू मॉड्यूल को इजेक्ट कर देगा, बाहर फेंक देगा, सो दैट कुछ दिक्कत ना हो, उनको समस्या ना हो। ठीक है, तो तुरंत उनको बाहर फेंक दिया इमरजेंसी सिचुएशन में। टू असिस्ट इन डॉकिंग द क्रू मॉड्यूल विद अ स्पेस स्टेशन, जब स्पेस स्टेशन में उनको डॉक करना होगा, उतारना होगा, ठीक है, तो उसमें असिस्ट करना। या टू प्रोवाइड थर्मल शील्डिंग ड्यूरिंग री एंट्री इनटू अर्थ, जब एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो हमें पता है कि अर्थ में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, उसमें से आयनोस्फीयर होती है, वहाँ पे आयंस प्रेजेंट होते हैं, राइट, जिसको हम थर्मोस्फीयर बोलते हैं, जो कि सबसे गर्म लेयर होती है। तो थर्मल शील्डिंग वगैरह प्रोवाइड करना। अब साफ समझ में आ रहा है, क्रू एस्केप, ये कीवर्ड एस्केप, बाहर निकलना है, बाहर निकलना है, इजेक्ट, बाहर, सिंपल। ये कीवर्ड था आपके लिए, क्रू एस्केप सिस्टम, यानी इजेक्ट द क्रू मॉड्यूल, क्रू को तुरंत इजेक्ट कर दे वो, ठीक है। व्हाट इज द कोर स्ट्रक्चरल फोकस ऑफ द 2024 इंडिया UAE बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद इन इंडियाज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी? ये रहा आपका क्वेश्चन हिंदी में। भारत की अंतर्राष्ट्रीय निवेश रणनीति के अंतर्गत 2024 की भारत UAE द्विपक्षीय निवेश संधि की का मूल संरचनात्मक फोकस क्या है? ठीक है, इंडिया UAE बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी की बात कर रहा है। अब इट प्रपोजेस जॉइंट सॉवरेन फंड्स एंड लिंक्स INR स्वैप विद UAE बैंक्स। इंडिया UAE बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हुई है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट फोकस चूज करना है कि कौन सा यहाँ पर पर्टिकुलर हमारा ऑप्शन है। तो प्रपोजेस जॉइंट सॉवरेन फंड्स एंड लिंक्स INR स्वैप विद UAE बैंक्स। बैंकिंग की तो यहाँ कहीं बात हो नहीं रही, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। फोकस ऑन प्री स्टैब्लिश्ड राइट्स एंड UAE बेस्ड आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है जो डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं उनको सॉल्व करना। ना तो डिस्प्यूट की बात कर रहा है, ना तो कुछ राइट्स की बात कर रहा है। अश्योर्स पोस्ट एस्टैब्लिशमेंट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वाई स्टैंडर्ड एंड नेशनल ट्रीटमेंट, ये भले इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। एम्स एट GCC वाइड टैक्स रेगुलेशन अंडर इंडिया लेड डिजिटल फ्रेमवर्क। कहीं पे टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, हाँ कहीं पे टैक्स की बात हो रही है। कौन सा है जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है? ऑप्शन नंबर C। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ टू ईजी, बिकॉज हो सकता है आप ट्रैप हो जाएं UAE को देख के यहाँ पे कि इनमें होना चाहिए, बिकॉज UAE दिख रहा है यहाँ पे UAE होगा, है तो UAE। लेकिन आप देखो ना किस चीज़ को लेके बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट को लेके बात हो रही है। कहाँ है इन्वेस्टमेंट? ठीक है, और ऐसा तो है नहीं किसी और कंट्री के साथ बात कर रहा हो तो हम उसको ना चूज करें। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ लैंडस्केप ऑफ लॉस, द स्टोरी ऑफ इंडियन ड्रॉट बाय कविता अय्यर। तो कौन सा स्टेटमेंट है जो इस पर्टिकुलर बुक जो कविता अय्यर जी ने लिखी है उसका एसेंस वो करता है? अब मैं अभी ऐसे ही देख रहा था, ठीक है, रैंडम स्ट्रैटेजी वीडियोस काइंड ऑफ कि अब एडिक्विटी का पैटर्न चेंज हो गया है। अब जो है ना वो बुक की थीम पूछने लगा, बुक किस बारे में है, तो अब हमें वो पढ़ना होगा। भाई सब फालतू की चीज़ें बता दूँ, ठीक है। अगर तुम आगे प्रिपेयर करो सीजल के लिए, वैसे तो होपफुली ना करना पड़े, इसी में हो जाए आपका सिलेक्शन, लेकिन ये सब फालतू की चीज़ें आप करना नहीं, बिल्कुल भी, मैं बता रहा हूँ हमको, ठीक है। ये रैंडम पूछी जाती हैं और हर बुक का तुम एसेंस नहीं पढ़ने बैठोगे, ये वैसे भी हो जाते हैं। अभी तक जितने भी हम लोगों ने किए हैं क्वेश्चन या फिर जितने भी मैंने देखे हैं, ठीक है, इक्का दुक्का छोड़ दो, नहीं तो सब हो जाते हैं आराम से। और कितनों की पढ़ोगे आप, हैं? ठीक है, उसने रैंडम पूछ लिया और उसके ऊपर स्ट्रैटेजी भी मतलब बनने लगी कि हाँ अब ये स्ट्रैटेजी हमें ये पढ़ना होगा। ठीक है, कितनी किताबों के तुम बेसिक थीम पढ़ोगे, हैं? मतलब UPSC में भी इतना डेप्थ नहीं होता है, वो तो रैंडम AI बेस्ड उसने जो भी जैसा बनाया है उसकी वजह से ही रैंडमनेस। ओके,
तो वही अपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स इनको बढ़िया तगड़ा करो, ठीक है, नेटो से एलिमिनेट करो, यही पार लगाएगा। बाकी पेपर होने के बाद, सीजल मेंस के बाद जो 5-6 क्वेश्चन आएंगे ना, 7-8 जितने भी क्वेश्चन आए रैंडम, फिर उनमें स्ट्रैटेजी बनेगी। देखो ये पढ़ाया हुआ नहीं आया था इनका, ये देखो ये जो है ना, अब हमें थीम कवर करना पड़ेगा, अब हमें ये करना पड़ेगा। ये भूल मत करना, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो कोर सब्जेक्ट है उनको पकड़ के चलो, करंट अफेयर्स को ठीक रखो, एंड इस तरीके से एलिमिनेशन से कुछ क्वेश्चन करो, दैट्स इट। बाकी सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं आपको, ठीक है। तो लैंडस्केप ऑफ लॉस, द स्टोरी ऑफ इंडियन ड्रॉट, ड्रॉट की बात कर रहा है। कॉलोनियल, ठीक है, ये वाटर मैनेजमेंट थोड़ा बहुत ड्रॉट से हल्का बहुत रिलेटेड है, लेकिन कीवर्ड नहीं मिल रहा है मेरे को, ठीक है। मैं चारों पढ़ूंगा। हिस्ट्री ऑफ मॉनसून पैटर्न्स, ये भी अगेन ड्रॉट से कुछ ना कुछ तो रिलेशन आप ड्रॉ ही कर सकते हो, लेकिन कहीं ना ड्रॉट कीवर्ड हमें ना देखने को मिल रहा है। अब ऐसे आप देखो, करने को तो आप मुझसे डिबेट कर सकते हो कि ऐसे तो यहाँ भी कीवर्ड नहीं मिल रहा था, इंडिया ही वही था ना, ये कीवर्ड तो था, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो स्टोरी ऑफ इंडियन ड्रॉट, तो ऑफिशियल स्टोरी अबाउट अ फैमिली इन अ ड्रॉट हिट एरिया, द स्टडी ऑन ड्रॉट्स ह्यूमन एंड इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स इन इंडिया। इंडिया भी है, ड्रॉट भी है, ए सिंपल, ठीक। तुमको क्या लगता है कि तुम ये पढ़ने बैठोगे बुक्स और थीम्स, और वो बुक का थीम तुमसे पूछ लेगा? तुमको लगता है ऐसा? विच मुगल रूलर वॉज रेफर टू एज इंसान कामिल और परफेक्ट मैन? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो कौन था वो था आपका अकबर, जो कि 1556 में आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वेर ही डिफीटेड, और हिज रीजेंट, रीजेंट कौन था इसका रीजेंट जिसने कि हराया था हेमू को? बैरम खान, बैरम खान ने हराया था, क्योंकि ये तो 13 साल का था, कलनौर पंजाब में 13 साल की उम्र में इसका कोरोनेशन किया गया था। तो 1556 में हेमू को हराया था, जो कि एक अफ़गान फोर्स का लीडर था, और वहीं से ये सत्ता में काबिज़ हुआ 1556 में। फिर 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी होता है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत रूलर महाराणा प्रताप के साथ, ठीक है। उसके बाद जहांगीर आता है अपना, ठीक है, 1605 से लेके 1627। देन ये आता है आपका 1627 से लेके 1658, और ये औरंगजेब 1658 से लेके 1707, ठीक है, जहाँ पे अपने भाई दारा शिकोह को हराता है, जो बैटल ऑफ धर्मत, सामोगढ़ और देवराई होता है। इससे पहले कौन आता है? हुमायूं, इसका फादर, जो कि 1530 से लेके 1545 तक रूल करता है। देन उसके बाद 1555 से लेके 56, बिकॉज बीच में शेर शाह सूरी या फिर उसके बेटे का रूल हो रहा होता है। शेर शाह सूरी 5 साल तक रूल करता है, 1540 से लेके 45 के बीच में, बिकॉज ये हुमायूं को हरा देता है। बैटल ऑफ चौसा 1539 1539, और बैटल ऑफ कन्नौज 1540 1540 में। एंड उसके बाद ये वापस चला जाता है सफ़ाविद डायनेस्टी में, जो कि ईरान में होती है। देन वापस 1555 में आता है। एक साल क्या मतलब लगभग कुछ ही महीने, 6-7 महीने रूल करता है। लाइब्रेरी के स्टेयर से गिरने की वजह से डेथ हो जाती है इसकी, ठीक है। शेर शाह सूरी की बात करेंगे, ओरिजिनल नेम फरीद खान है। एंड ये एक, अगर बात करें जागीरदार के तौर पे इसने काम किया था, जागीरदार हसन खान का ये बेटा था, ठीक है। और कलिंजर में जब चढ़ाई करते वक्त इसकी डेथ हो गई थी। एंड इससे पहले हुमायूं के पहले कौन आया था? बाबर, जो कि 12 साल की उम्र में फरगना के थ्रोन पे बैठा था। फिर 1504 के टाइम पे, ठीक है, इसने काबुल को कॉन्कर किया था, काबुल में कब्जा किया था। उसके बाद 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इसने इब्राहिम लोदी को हराया, और मुगल सल्तनत यहाँ पर स्टैब्लिश करी इंडिया में। 1526 में पानी पिया, यानी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। खाना खाया, बैटल ऑफ खानवा, राणा सांगा को हराया, जो कि अगेन महाराणा प्रताप के ग्रैंडफादर थे, ठीक है, यानी कि मेवाड़ के वजह से सिसोदिया राजपूत रूलर थे वो, ठीक है। 1528 में मदीनी राय को हराया, जो कि चंदेरी के राजपूत रूलर थे। और 1529 में अफगान्स को हराया, जो ईस्ट में ये ईस्ट में बंगाल बिहार में रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ईस्ट बंगाल बिहार में रूल कर रहे थे ये 1529 में। अफगान्स लीड कौन कर रहा था? महमूद लोदी कर रहा था। 1530 में इसकी डेथ हो जाती है। पानी पिया, खाना खाया, चंदा लिया, घर गया, मर गया। इस तरीके से हमें याद करना है, ओके राइट, ठीक है। बाकी चीज़ें आप रिवाइज करके रखेंगे। अगर आपके पास फैट मैन है तो वहाँ से, या फिर अगर आपके पास बैच है जहाँ से भी आपके है, तो इसको थोड़ा सा रिवाइज करके रखना। दिल्ली सल्तनत इसको, और विजयनगर और बहमानी, विजयनगर को खासकर अच्छे से रिवाइज करके रखना। विजयनगर का भी मैंने 4.2 में लेक्चर लिया था, अब चाहें तो उसको मैंने पब्लिक अभी कर रखा है, तो जाके देख सकते हैं अगर आपको रिवाइज करना है जल्दी। जो भी अभी करें तो 2x स्पीड पे करें, जल्दी जल्दी चीज़ों को करना कोशिश करें कि करें आप कवर उसको, ओके। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अकबर। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। हिंदी में ये रहा आपका क्वेश्चन, ओके।
तो अगर इस स्कीम की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत आती है। बीमा एंड इंश्योरेंस का प्रोवाइड करने की बात है। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था, फरवरी 2016 में। इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज अगेंस्ट क्रॉप लॉसेज ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क। एनरोलमेंट इन द स्कीम इज मैंडेटरी फॉर ऑल फार्मर्स, सभी के लिए मैंडेटरी है। इट एम्स टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड एनकरेज देम टू अडॉप्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। कितना सुनने में कितना अच्छा लग रहा है नहीं। द प्रीमियम रेट्स पेबल बाई फार्मर्स आर यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल क्रॉप्स इन ऑल स्टेट। ठीक है, अक्रॉस ऑल क्रॉप्स इन ऑल स्टेट, सारी क्रॉप में और सारे स्टेट में। ये भी गलत होगा आपका। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे है 1 2 3 4 और बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला और तीसरा यहाँ पे सही होगा। देख रहे हो पढ़ने में कितने अच्छे लगे। टू प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज अगेंस्ट क्रॉप लॉसेज ड्यू टू नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क। समझ में आ रहा है। बीमा इंश्योरेंस ऐसे दिया जाता है इन्हीं चीज़ों में जो नॉन प्रिवेंटेबल होते हैं, जिनको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो आपको देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक वाले कभी गलत हो नहीं सकते हैं, लेकिन पढ़ने में भी तो वही हिसाब से मतलब समझ में आ रहा है कि वो नॉन प्रिवेंटेबल है। एंड इट एम्स टू स्टेबलाइज द इनकम ऑफ फार्मर्स एंड एनकरेज देम टू अडॉप्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। कितने सुनने में अच्छे लग रहे हैं। डेटा तो किसी में नहीं है, फैक्ट किसी में नहीं है, लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ एक्सट्रीम कीवर्ड की वजह से ये दोनों चले गए। ऑल फार्मर्स, ठीक है, आर यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल क्रॉप्स एंड ऑल स्टेट्स। ये दोनों एक्सट्रीम कीवर्ड ये से मारे गए। तो 1 और 3 ये ऑप्शन नहीं है, ये स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज और आर करेक्ट। India ranks as the world's second largest producer of sugar. India ranks first in the production of gur and khandsari. Sugar industry uses light weight raw material. पता नहीं मैंने क्वेश्चन पिछले वाले में करवाया क्या लेक्चर में, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है मुझे करवाया है। यूपी एंड बिहार टुगेदर हाउस अबाउट 60% ऑफ शुगर मिल्स। अभी ये लाइट वेट हम पहले ही देख चुके हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती है, बड़ा हल्का सा आपका जो भी अगर हम बात करें रॉ मटेरियल की नीड पड़ती है। ठीक है, बहुत ही हल्के रॉ मटेरियल की नीड पड़ती है, वो होता है हमारा लाइट वेट वाला। और हैवी वेट होता है जहाँ पर मान लो कि बड़ा स्टील इंडस्ट्री मान लो, तो वो हैवी वेट हो जाएगा। तो वैसे ही अगर हम ये बात करेंगे तो जो आपका शुगर मिल है यहाँ पर गन्नों की ज़रूरत पड़ती है, और गन्ने लाइट वेट थोड़ी ना होते हैं, तो बहुत हैवी वेट होते हैं। तो ये वाला तो तीसरा वाला आपका यहाँ से जाएगा, तीसरा वाला जगह ये हो गया आपका। ठीक, बाकी 1 2 और 4 यहाँ पे सही, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, फुट लूज इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? वैसे तो अभी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, वहाँ पे इस चीज़ को लेकर बताया था। फुट लूज इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल पे डिपेंडेंट तो होती हैं, लेकिन वो रॉ मटेरियल की लोकेशन पे वो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो ऐसी कोई मैंडेशन नहीं होती है। वो रॉ मटेरियल से बहुत दूर भी अपनी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्टेशन में उतनी ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है। अब जैसे कोयला है या शुगर मिल की बात करें, जहाँ पे अगर हम बात करें हैवी वेट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे रॉ मटेरियल के जो जहाँ से सप्लाई होती है उसी के पास डेवलप करना बनाना बहुत मैंडेटरी हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है। 11th, रीड द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। कथन और यहाँ पर कारण लिखा हुआ है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी प्रमोटेड इनोवेशन इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी ने प्रमोट किया इनोवेशन को स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। ये हिंदी में आप क्वेश्चन देख लेंगे। औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति ने लघु उद्योगों में नवाचार को बढ़ावा दिया। प्रमोटेड इनोवेशन इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इनोवेशन को प्रमोट किया गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, यस किया गया है। ठीक है, किया गया है, पता। इट प्रोवाइडेड एंट्री बैरियर्स फॉर न्यू फर्म्स एंड क्रिएटेड रेंट सीकिंग बिहेवियर। लाइसेंसिंग एक ऐसी चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, पॉजिटिव कैसे कर सकता है? अभी तक हमने इतनी सारे लेक्चर्स में देखा है कि लाइसेंस राज को हटाया, फिर इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई, बिकॉज उससे कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट, इनोवेशन बढ़ेगा, बिल्कुल। तो लाइसेंसिंग से इनोवेशन कैसे प्रमोट हो सकता है? गलत। और अगर असर्शन रीजन वाले में एक गलत हो जाए तो फिर से उससे अच्छी बात तो क्या ही हो सकती है। जब दोनों सही हो जाते हैं तब दिक्कत होती है, ए चूज़ करें बी चूज़ करें, यहाँ तो गया ये। इट प्रोवाइडेड एंट्री बैरियर, लाइसेंस से एंट्री बैरियर आ गया था फॉर न्यू फर्म्स एंड क्रिएटेड रेंट सीकिंग बिहेवियर। ठीक है, ये इसलिए किया गया था सो दैट कि स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को वो किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि हटाया कब गया था? 1991 में हटाया गया था, है ना। ये हमने देख रखा है पहले से। 12th है आपका, एग्जामिन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द SSLV दैट इज स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 मिशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये रहा हिंदी में, देख लिया आपने, ओके। SSLV D2 इंसर्टेड जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है 07 GNS1 एंड आज़ादी SAT2 इनटू अ 450 किलोमीटर्स
circular orbit utilizing a 3-stage vehicle powered entirely by the liquid propulsion. The SSLV D2 mission showcased rapid deployment capability with low turnaround and time and limited ground infrastructure needs. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब इतना आसान तो नहीं है काइंड ऑफ पिक कर पाना, बट फिर भी कैसे किया जा सकता है तो मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि आपको लग रहा है कि यार कॉम्प्रिहेंसिव हैं, होलिस्टिक हैं, एवरीथिंग है, कोई डेट मतलब कोई इस तरीके का एक्सट्रीम कीवर्ड भी नहीं दिख रहा है और लग रहा है कि सही होगा, है ना. SSLV D2 inserted this satellite JNS-1 and Azadi Sat-2 into a 450-kilometer circular orbit utilizing a 3-stage vehicle powered entirely by liquid propulsion. 3 स्टेजेस हैं और तीनों में लिक्विड भरा हुआ है, तीनों में लिक्विड propulsion है. एंटायरली, दिस एंटायरली इज एक्सट्रीम कीवर्ड, कोई नई चीज़ तो नहीं है एंड ये गलत है, ये गलत है आपका. The SSLV D2 mission showcased rapid deployment capability with low turnaround time, ठीक है, and limited ground infrastructure needs. Done. 13th. Which of the following statement correctly reflect India's recent economic diplomacy and domestic investment facilitation norms? India Uzbekistan bilateral जो आपकी treaty है, ठीक है, allows unconditional access to international arbitration without exhausting local remedies. The National Infrastructure Readiness Index solely ranks smart cities and excludes private investment indicators. It allows unconditional access to international arbitration without exhausting limited remedies. This is wrong. कि अनकंडीशनल एक्सेस है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का, कोई कंडीशन ही नहीं है, गलत. नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस इंडेक्स सोलली रैंक्स स्मार्ट सिटीज़ एंड एक्सक्लूड्स, यानी सिर्फ स्मार्ट सिटीज़ को रैंक करता है और पूरी तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स को एक्सक्लूड ही कर देता है. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड आंसर इज नीदर 1 nor 2 इज करेक्ट. 14th पे आते हैं अभी, ठीक है. विच स्कीम सपोर्ट्स फाइनेंशियल सर्विसेज थ्रू पोस्टमैन. ये रहा आपका क्वेश्चन हिंदी में, सॉरी हिंदी में तो सॉरी ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा तो हुआ है NSAP, IPPB एंड PMJ एंड प्रगति. तो यहाँ पे हमें कीवर्ड समझ में आ रहा है पोस्टमैन. अब कैसे पता लगे पोस्टमैन का? वैसे उतना डिफिकल्ट क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज PMJ तो हेल्थ की बात करता है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें कि वही आयुष वाला अपना कि हर एक फैमिली को, ठीक है, 5 लाख रुपए, मतलब जो आपका उस कैटेगरी में आती हैं, तो 5 लाख रुपए पर फैमिली मिलेगा सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर के लिए, है ना. NSAP आपका क्या है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है, जिसको कि 1995 में लॉन्च किया गया था. बाकी अगर इसकी बात करें दैट इज़ PMJ की, जिसको 2018 में लॉन्च किया गया था आपका, है ना. आई थिंक रांची में किया गया था इसको लॉन्च. तो बचा क्या? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सिंपल, ठीक है. 15 पे आते हैं अभी, एंड दिस इज assertion regional question. India Industrial Land Bank provides GIS based information. It is managed by the Ministry of Mines. तो यहाँ पे क्या, ये हिंदी में रहा क्वेश्चन आपका. चलिए, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक प्रोवाइड्स, अब हमें नहीं पता है कि कैसी इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन कोई डेटा फैक्ट एक्सट्रीम कीवर्ड तो नहीं दिख रहा है. और हमने ये भी अभी तक देखा है कि इसने मिनिस्ट्री गलत दी है. जितना भी हमने अभी तक सवाल देखा है उसमें इसने मिनिस्ट्री ज़रूर गलत दी है, और यहाँ भी एक्चुअली मिनिस्ट्री गलत है. इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है, बैंक मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के तहत क्यों आएगी? क्यों? इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक है तो बैंक माइंस मिनिस्ट्री के तहत क्यों आएगी? ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है. तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा. इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल Peace Index 2024, which of the following statements correctly reflects global peace trends since 2008? हिंदी में नहीं है, इसको ऐसे ही करें. All 3 GPI domains, that is Global Peace Index domains, have steadily improved since 2008. तीनों डोमेन्स कंसिस्टेंट तौर से 2008 से इम्प्रूव हो रहे हैं. इससे ज़्यादा एक्सट्रीम की कुछ हो सकता है? और कि 3 डोमेन हैं और तीनों डोमेन पिछले 17 साल से कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं. तीनों में से कोई एक, किसी एक साल में भी 17 साल में वो घटा ही नहीं है. एकदम तुरंत एलिमिनेट करो. द एवरेज कंट्री स्कोर हैज़ इम्प्रूव्ड बाई 4.5% सिंस 2008. अभी हमें तो पता नहीं है, लेकिन डेटा है, ठीक है, देखते हैं. ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हैव डिटेरियोरेटेड वाइल मिलिटराइजेशन हैज़ इम्प्रूव्ड. ना डेटा है, ना कोई फैक्ट है, ना कोई एक्सट्रीम कीवर्ड है, और ये एक्सप्लेनेटरी भी ज़्यादा लग रहा है अपन को. The number of countries showing improvement exceeds those showing deterioration. यानी कि ये फैक्ट है ये आपका. अगर जो मतलब जो खराब ज़्यादा जिन्होंने परफॉर्मेंस करी, अगर वो ज़्यादा हो जाएंगी तो ये अपने आप गलत हो जाएगा.
जो डेटोरेट ज़्यादा करी हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू, ये वर्ड बोलने वाले को बड़ी बड़ी दिक्कत होती है, तुम लोग को भी होती है एज़ कम्पेयर टू जिन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है। तो ये फैक्ट है, गलत हो जाएगा। फैक्ट ये भी है, फैक्ट तो ये भी है कि हाँ, ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट सेफ्टी सिक्योरिटी जो है ये डेटोरेट हुआ है, और वाइल मिलिटराइजेशन इंप्रूव हुआ है, हो सकता है उल्टा हुआ हो, लेकिन अब मुझे चूज़ तो करना ही है। ये तो एक्सट्रीम है, इसमें डेटा है, तो इसलिए मैं इसको चूज़ नहीं करूँगा। इन दोनों में मुझे एक्सप्लेनेटरी क्या ज़्यादा लग रहा है, ये ज़्यादा लग रहा है कि ये खराब हुए हैं लेकिन ये इंप्रूव हुआ है। 17th, which of the following consider the following statements regarding BRICS science technology and innovation cooperation। ये रहा आपका हिंदी में, ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। It is based on mutual benefit and public good driven innovation. It is governed only through annual heads of summit. Only, अच्छा ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बाकी ब्रिक्स में आप बताइए नए ब्रिक्स प्लस कंट्रीज़ कौन सी हैं जो नई अभी नए कंट्रीज़ मेंबर बने हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ पहले। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बेस्ड ऑन द स्टाइलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर। इट इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट इसका ऑर्डर होगा यहाँ पे पहले तो भरूच आएगा, देन सांची आएगा, देन आपका मथुरा आएगा। BCA, यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है, जो मैं आपको बता दूं, बट ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। एक जो है मैं पहले नेटो में बताया करता था, लेकिन अभी मैंने उसको नहीं बताया है आपको, इसीलिए बिकॉज उतना ज़्यादा ऑप्शन में काम नहीं किया, कुछ में किया लेकिन बहुत में नहीं किया। एंड दैट इज़ कि सिमिलर चुन लो, है ना। अगर जिन्होंने पहले देखा होगा कि जैसे यहाँ से C है तो इन दोनों को एलिमिनेट कर दो, फिर यहाँ A B है, फिर मैं किसको चूज़ करूँ, तो मतलब इस हिसाब से हम लोग एलिमिनेट करते थे मैचिंग वगैरह के ऑप्शंस जो होते थे जनरली। लेकिन अभी यहाँ पे आप मत करना इसमें, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे BCA होगा, ऑप्शन नंबर ए। भरूच स्तूपा आपका MP में है, सांची भी MP में, और मथुरा तो UP में है। मथुरा से मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को रिकॉल कर सकते हो, जिसने कि रेड सैंड स्टोन का यूज़ किया है। किसने डेवलप किया? कुशान ने डेवलप किया। मेनली तो कुशान में जो कनिष्क हैं उनके अंडर में डेवलप हुआ है। यहाँ पे ना सिर्फ आपको बुद्धिस्ट बल्कि जैन और जो ब्राह्मणिज्म, दैट इज़ हिंदुइज्म, सब की तीनों के यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे स्कूल ऑफ आर्ट में मथुरा में, ठीक है। रेड सैंडस्टोन कुशान के टाइम पे पूरी तरीके इंडिजिनस है और तीनों धर्म का देखने मिलता है। वहीं पे जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट है, जिसको अगेन कुशान ने डेवलप किया है, जो कि आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया या फिर अफगानिस्तान वाले रीजन में, वहाँ पे हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस यानी ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। और वहाँ पर यूज़ किया गया ग्रे चिस्ट का, फिर ग्रे जो सैंडस्टोन है उसका यूज़ किया गया है। और वहाँ पर सिर्फ बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस ही है, ठीक है। ये किसने बिल्ड किए थे? अशोक ने बिल्ड किए थे दोनों। सांची की अगर बात करें, जो स्तूपा नंबर 3 है, वो सबसे अगर बात करें बड़ा है, उसको एनलार्ज करने का काम किसने किया था? जो शुंगा डायनेस्टी है उन्होंने उसको बड़ा करवाने का काम किया था। उसमें जो तोराना है, दैट इज़ जो गेटवे है, उन गेटवे को किसने बनाया था? वो सातवाना डायनेस्टी वालों ने बनाया था। सातवाना से आप रिकॉल कर सकते हो, उन्होंने लगभग 2nd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी तक रूल किया था, ठीक है। और सॉरी वही लगभग, हाँ, 2nd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी तक रूल किया था। और उन्होंने लैंड डोनेशन सबसे पहले स्टार्ट किए थे ब्राह्मणों के लिए, बिकॉज ब्राह्मणिकल सोसाइटी और वो थी आपकी वो डायनेस्टी। भले उन्होंने पैटर्नाइज बुद्धिज्म को भी किया। लेड के कॉइन्स, पोटिन के कॉइन्स उन्होंने शुरू किए थे। और गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में याद रखना आप, जिन्होंने साकर रूलर को हराया था, जो कि हमें नासिक इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है, जो कि गौतमीपुत्र बलसारी ने लिखा था, ओके। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं। बाकी स्तूपा का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये अंड होता है, तोराना होते हैं, जो गेटवे होते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या? मेधी देखने को मिलेगा। इधर पे आपको क्या देखने को मिलेगा? हर्मिका देखने को मिलेगा, ठीक है। हर्मिका होता है यहाँ पे, ठीक है। और छत्र, ओके। तो ये आपको देखने को मिलता है हर्मिका, और यहाँ पे छत्र। बाकी अंड है, यहाँ पर आपको मेधी देखने को मिलेगी। यहाँ की जो रेलिंग है उसको वेदिका बोलते हैं, और गेटवे को तोराना बोलते हैं, ऑलराइट। तो ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करके रखो अपने आप से। जल्दी जल्दी कोशिश करो को आप रिविजन करो, जितना जल्दी कर सकते हो, चाहे भले आप पे कितनी हार्डशिप्स क्यों ना हो, कितने आप दर्द में क्यों ना हो, लेकिन कंटिन्यू करिए, कीप इट अप। जैसे मैं भी अगर बात करूं, ठीक है, मैं दर्द में ही वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन फिर भी आई नो कि भाई ये ज़रूरी है, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो इसलिए आप भी लगातार वो चीज़ें करते रहिए, ऑलराइट। थैंक यू। बाकी पुश करिए जितना कर सकते हैं, आखिरी के 10 दिन बाकी हैं, गिव इट ऑल। बाकी इसके अलावा मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखिए। मेंटल हेल्थ में आप थोड़ा सा माइंडफुल हो सकते हैं। लास्ट के जो दिन बाकी हैं इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं। लास्ट के 10 दिन में आपको मेडिटेशन जो सफ़र 3.0 है, नहीं तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन यार करो, कोई भी ऐसा वीडियो लगा लो, ठीक है। थोड़ा बहुत अनुलोम विलोम मेरी सब बेसिक प्रैक्टिस करो, डीप ब्रीथ। अभी आप करोगे आपको रिलैक्स फील होगा। तो ये डीप ब्रीथ भी करो। जब भी मॉक में आप जैसे कि आप एकदम फंबल हो रहे हो या फिर एकदम ब्लैंक हो गए हो, तो डीप ब्रीथ लो। दिस
हेल्प्स एंड दिस विल हेल्प इन योर एक्चुअल एग्जाम ऑल्सो। जब भी लगे कि काइंड ऑफ थोड़ा तो एकदम पैनिक मोड होने लगा है या फिर ब्लैंक हो गया माइंड, टेक अ डीप ब्रीथ, है ना, क्वेश्चन आप सॉल्व करो लेकिन हो नहीं रहा है, तब वो जो सिचुएशन आती है तो वो करें। बाकी आप जितना भी आपके पास टाइम बाकी है, जितने भी घंटे आपके पास बाकी हैं, उसमें आप कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या और स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, उस पर पूरा आप ध्यान दें कि ठीक है, जब तक गेम ख़त्म नहीं होगा तब तक आप गेम में बने हुए हैं। इस बात को ध्यान में रखिए और अपना बेस्ट दीजिए टिल योर फाइनल डे, ठीक है, जो कि अभी आपको पता है 19 हो चुका होगा, ठीक है। आई थिंक पता होगा सभी को, जब आपका पेपर 18 को नहीं है 19 को, 18 को टाइपिंग है, देन 19 को आपका पेपर है। आई होप पता होगा, बिकॉज एक दो लोग के मैसेज आते हैं मुझे मेरे पास व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं अगर आप कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं बहुत लोग के नहीं कर पाता हूँ रिप्लाई, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं रिप्लाई कर दूँ, ठीक है। आप अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप मुझे बार बार पोक कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये आपको रियायत सिर्फ मेंस तक के लिए है, ओके। थैंक यू, धन्यवाद, एंड कीप पुशिंग योर लिमिट्स। थैंक यू।